नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गबन का भाग 18। संध्या हो गई थी। म्यूनिसिपैलिटी के अहाते में सन्नाटा छा गया था। कर्मचारी एक एक करके जा रहे थे। मेहतर कमरों में झाड़ू लगा रहा था। चपरासियों ने भी जूते पहनना शुरू कर दिया था। खोचे वाले दिन भर की बिक्री के पैसे गिन रहे थे, पर रमानाथ अपनी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर लिख रहा था। आज भी वो प्रातः काल आया था, पर आज भी कोई बड़ा शिकार न फंसा। वही 10 रुपए मिलकर रह गए। अब अपनी आबरू बचाने का उसके पास और क्या उपाय था। रमा ने रतन को झांसा देने की ठान ली। वो खूब जानता था कि रतन की ये अधीरता केवल इसलिए है कि शायद उसके रुपए मैंने खर्च कर दिए। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपए तत्काल मिल सकते हैं तो वो शांत हो जाएगी। रमा उसे रुपए से भरी हुई थैली दिखाकर उसका संदेह मिटा देना चाहता था। वो खजांची साहब के चले जाने की राह देख रहा था। उसने आज जानबूझकर देर की थी। आज की आमदनी के 800 रुपए उसके पास थे। इसे वो अपने घर ले जाना चाहता था। खजांची ठीक 4 बजे उठा। उसे क्या गरज थी कि रमा से आज की आमदनी मांगता। रुपए गिनने से ही छुट्टी मिली। दिन भर वही लिखते लिखते और रुपए गिनते गिनते बेचारे की कमर दुख रही थी। रमा को जब मालूम हो गया कि खजांची साहब दूर निकल गए होंगे तो उसने रजिस्टर बंद कर दिया और चपरासी से बोला, थैली उठाओ, चलकर जमा कराएं। चपरासी ने कहा, खजांची बाबू तो चले गए। रमा ने आंखें गाड़ कर कहा, खजांची बाबू चले गए? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अभी कितनी दूर गए होंगे? चपरासी बोला, सड़क के नुक्कड़ तक पहुंचे होंगे। रमानाथ ने कहा, यह आमदनी कैसे जमा होगी? चपरासी बोला, हुक्म हो तो बुला लाऊं? रमानाथ ने कहा, अजी जाओ भी, अब तक तो कहा नहीं, अब उन्हें आधे रास्ते से बुलाने जाओगे? हो तुम भी निरे बचिया के ताऊ, आज ज्यादा छान गए थे क्या? खैर, रुपए इसी दराज में रखे रहेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। चपरासी ने कहा, नहीं बाबू साहब, मैं यहाँ रुपया नहीं रखने दूंगा। सब घड़ी बराबर नहीं जाती। कहीं रुपए उठ जाएं तो मैं बेगुनाह मारा जाऊंगा। सुबीते का ताला भी तो नहीं है यहाँ। रमानाथ बोला, तो फिर ये रुपए कहाँ रखूं? चपरासी ने कहा, हुजूर अपने साथ लेते जाएं। रमा तो ये चाहता ही था। एक इक्का मंगवाया, उस पर रुपयों की थैली रखी और घर चला। सोचता जाता था कि अगर रतन भभकी में आ गई तो क्या पूछना, कह दूंगा 2 ही 4 दिन की कसर है, रुपए सामने देखकर उसे तसल्ली हो जाएगी। जालपा ने थैली देखकर पूछा, क्या कंगन ना मिला? रमानाथ बोला, अभी तैयार नहीं था, मैंने समझा रुपए लेता चलूं, जिसमें उन्हें तसल्ली हो जाए। जालपा बोली, क्या कहा सर्राफ ने? रमानाथ ने कहा, कहा क्या, आज कल करता है, अभी रतन देवी आई नहीं। जालपा बोली, आती ही होगी, उसे चैन कहाँ। जब चिराग जले तक रतन न आई तो रमा ने समझा अब वो न आएगी। रुपए अलमारी में रख दिए और घूमने चला गया। अभी उसे गए 10 मिनट भी न हुए होंगे कि रतन आ पहुंची और आते ही आते बोली, कंगन तो आ गए होंगे। जालपा ने कहा, हाँ आ गए हैं, पहन लो। बेचारे कई दफा सर्राफ के पास गए, अब भागा देता ही नहीं, हीले हवाले करता है। रतन ने कहा, कैसा सर्राफ है कि इतने दिन से हीले हवाले कर रहा है। मैं जानती कि रुपए झमेले में पड़ जाएंगे तो देती ही क्यों? न रुपए मिलते हैं न कंगन मिलता है। रतन ने ये बात कुछ ऐसे अविश्वास के भाव से कही कि जालपा जल उठी। गर्व से बोली, आपके रुपए रखे हुए हैं, जब चाहिए ले जाइए। अपने बस की बात तो है नहीं, आखिर जब सर्राफ देगा तभी तो लाएंगे। रतन बोली, कुछ वायदा करता है, कब तक देगा? जालपा ने बोला, उसके वायदों का क्या ठीक, सैकड़ों वादे तो कर चुका है। रतन ने कहा, तो इसके मानी ये हैं कि अब वो चीज न बनाएगा? जालपा बोली, जो चाहे समझ लो। रतन ने कहा,
तो मेरे रुपए ही दे दो, बाज आई ऐसे कंगन से। जालपा झमक कर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली, ये आपके रुपए रखे हैं, ले जाइए। वास्तव में रतन की अधीरता का कारण वही था जो रमा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपए खर्च कर डाले, इसीलिए वो बार बार कंगन का तकाजा करती थी। रुपए देखकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिन में देने का वायदा करता हो तो रुपए रहने दो। इस पर जालपा बोली, मुझे तो आशा नहीं है कि इतनी जल्दी दे दे। जब चीज तैयार हो जाएगी तो रुपए मांग लिए जाएंगे। रतन ने कहा, क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपए रहें या ना रहें। रुपए आते तो दिखाई देते हैं, जाते नहीं दिखाई देते। न जाने किस तरह उड़ जाते हैं। अपने ही पास रख लो तो क्या बुरा। जालपा ने कहा, तो यहाँ भी तो वही हाल है। फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात भी तो है। कोई गोलमाल हो जाए तो व्यर्थ का दंड देना पड़े। मेरे ब्याह के चौथे ही दिन मेरे सारे गहने चोरी चले गए। हम लोग जागते ही रहे, पर न जाने कब आंख लग गई और चोरों ने अपना काम कर लिया। 10,000 की चपत पड़ गई। कहीं वही दुर्घटना फिर हो जाए तो कहीं के न रहें। रतन बोली, अच्छी बात है, मैं रुपए लिए जाती हूँ, मगर देखना निश्चिंत न हो जाना। बाबूजी से कह देना सर्राफ का पिंड न छोड़ें। रतन चली गई। जालपा खुश थी कि सिर से बोझ टला। बहुधा हमारे जीवन पर उन्हीं के हाथों कठोरतम आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। रमा कोई 9 बजे घूम कर लौटा। जालपा रसोई बना रही थी। उसे देखते ही बोली, रतन आई थी, मैंने उसके सब रुपए दे दिए। रमा के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। आंखें फैलकर माथे पर जा पहुंची। घबरा कर बोला, क्या कहा? रतन को रुपए दे दिए? तुमसे किसने कहा था कि उसे रुपए दे देना? जालपा बोली, उसी के रुपए तो तुमने लाकर रखे थे। तुम खुद उसका इंतजार करते रहे। तुम्हारे जाते ही वो आई और कंगन मांगने लगी। मैंने झल्लाकर उसके रुपए फेंक दिए। रमा ने सावधान होकर कहा, उसने रुपए मांगे तो न थे? जालपा बोली, मांगे क्यों नहीं? हाँ, जब मैंने दे दिए तो अलबत्ता कहने लगी, इसे क्यों लौटाती हो, अपने पास ही पड़ा रहने दो। मैंने कह दिया, ऐसे शक्की मिजाज वालों का रुपया मैं नहीं रखती। रमानाथ बोला, ईश्वर के लिए तुम मुझसे बिना पूछे मेरे काम मत किया करो। जालपा बोली, तो अभी क्या हुआ? उसके पास जाकर रुपए मांग लाओ। मगर अभी से रुपए घर में लाकर अपने जी का जंजाल क्यों मोल लेते हो? रमा इतना निस्तेज हो गया कि जालपा पर बिगड़ने की भी शक्ति उसमें न रही। रुआंसा होकर नीचे चला गया और स्थिति पर विचार करने लगा। जालपा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रमा ने साफ कह दिया कि ये रुपए रतन के हैं और इसका संकेत तक न किया कि मुझसे पूछे बगैर रतन को रुपए मत देना, तो जालपा का कोई अपराध नहीं। उसने सोचा, इस समय झल्लाने और बिगड़ने से समस्या हल न होगी। शांत चित्त होकर विचार करने की आवश्यकता थी। रतन से रुपए वापस लेना अनिवार्य था। जिस समय वो यहाँ आई है, अगर मैं खुद मौजूद होता तो कितनी खूबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती। मुझको क्या शामत सवार थी कि घूमने निकला। एक दिन न घूमने जाता तो कौन मरा जाता था। कोई गुप्त शक्ति मेरा अनिष्ट करने पर उताई हो गई है। 10 मिनट की अनुपस्थिति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वो कह रही थी कि रुपए रख लीजिए। जालपा ने जरा समझ से काम लिया होता तो ये नौबत काहे को आती। लेकिन फिर मैं बीती हुई बातें सोचने लगा। समस्या है, रतन से रुपए वापस कैसे लिए जाएं? क्यों न चलकर कहूं, रुपए लौटाने से आप नाराज हो गई हैं। असल में मैं आपके लिए रुपए न लाया था। सर्राफ से इसलिए मांग लाया था जिसमें वो चीज बना कर दे दे। संभव है वो खुद ही लज्जित होकर क्षमा मांगे और रुपए दे दें। बस इस वक्त वहां जाना चाहिए। ये निश्चय करके उसने घड़ी पर नजर डाली। 8:30 बजे थे। अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय रतन घर से बाहर नहीं जा सकती। रमा ने साइकिल उठाई और रतन से मिलने चला।
रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी। यहाँ नित्य ही कोई न कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती रहती थी। रतन का एकांत नीरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपकता था जैसे प्यासा पानी की ओर लपकता है। इस वक्त वहां बच्चों का जमघट था। एक आम के वृक्ष में झूला पड़ा था, बिजली की बत्तियां जल रही थी। बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झुला रही थी। हा मचा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में भी ऊनी ओवरकोट पहने बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे। रमा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बातें करे, पर वकील साहब को खड़े देखकर वो संकोच के मारे उधर न जा सका। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, आओ रमा बाबू, कहो तुम्हारे म्युनिसिपल बोर्ड की क्या खबरें हैं? रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई। वकील बोले, आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा? और कई बोर्डों ने तो पास कर दिया। जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफी प्रचार न होगा, हमारा कभी उद्धार न होगा। आप तो यूरोप न गए होंगे। ओह, क्या आजादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उल्लास है। बस मालूम होता है यही स्वर्ग है। और स्त्रियां भी सचमुच देवियां हैं, इतनी हंसमुख, इतनी स्वच्छंद। ये सब स्त्री शिक्षा का प्रसाद है। रमा ने समाचार पत्रों में इन देशों का जो थोड़ा बहुत हाल पढ़ा था, उसके आधार पर बोला, वहां स्त्रियों का आचरण तो बहुत अच्छा नहीं है। वकील बोले, नॉनसेंस, अपने अपने देश की प्रथा है। आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकांत में विचरते देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। आपका अंतकरण इतना मलिन हो गया है कि स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर आप संदेह किए बिना रह ही नहीं सकते। पर जहां लड़के और लड़कियां एक साथ शिक्षा पाते हैं, वहां ये जाति भेद बहुत महत्व की वस्तु नहीं रह जाती। आपस में स्नेह और सहानुभूति की इतनी बातें पैदा हो जाती हैं कि कामुकता का अंश बहुत थोड़ा रह जाता है। ये समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियों की जितनी अधिक स्वाधीनता है, वो देश उतना ही सभ्य है। स्त्रियों को कैद में, पर्दे में या पुरुषों से कोसों दूर रखने का तात्पर्य यही निकलता है कि आपके यहाँ जनता इतनी आचार भ्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करती। युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर वे युवतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। कामलिप्सा उन देशों के लिए आकर्षण का प्रधान विषय है जहां लोगों की मनोवृत्तियां संकुचित रहती हैं। मैं साल भर यूरोप और अमेरिका में रह चुका हूं। कितनी ही सुंदरियों के साथ मेरी दोस्ती थी। उनके साथ खेला हूं, नाचा भी हूं, पर कभी मुंह से ऐसा शब्द न निकलता था जिसे सुनकर किसी युवती को लज्जा से सिर झुकाना पड़े। और फिर अच्छे और बुरे कहां नहीं हैं। रमा को इस समय इन बातों में कोई आनंद न आया। वो तो इस समय दूसरी ही चिंता में मग्न था। वकील साहब ने फिर कहा, जब तक हम स्त्री पुरुषों को अबाध रूप से अपना अपना मानसिक विकास न करने देंगे, हम अवनति की ओर खिसकते चले जाएंगे। बंधनों से समाज का पैर न बांधिए, उसके गले में कैदी की जंजीर न डालिए। विधवा विवाह का प्रचार कीजिए, खूब जोरों से कीजिए। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब कोई अधेड़ आदमी किसी युवती से ब्याह कर लेता है तो क्यों अखबारों में इतना कोहराम मच जाता है। यूरोप में 80 बरस के बूढ़े युवतियों से ब्याह करते हैं। 70 वर्ष की वृद्धाएं युवकों से विवाह करती हैं। कोई कुछ नहीं कहता, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। हम बूढ़ों को मरने के पहले ही मार डालना चाहते हैं। हालांकि मनुष्य को कभी किसी सहगामिनी की जरूरत होती है तो वो बुढ़ापे में, जब उसे हर दम
किसी अवलंब की इच्छा होती है जब वो परमुखापेक्षी हो जाता है। रमा का ध्यान झूले की ओर था। किसी तरह रतन से दो दो बातें करने का अवसर मिले। इस समय उसकी सबसे बड़ी यही कामना थी। उसका वहां जाना शिष्टाचार से विरुद्ध था। आखिर उसने एक क्षण के बाद झूले की ओर देखकर कहा, ये इतने लड़के किधर से आ गए? वकील बोले, रतनबाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है। ना जाने कहां कहां से इतने लड़के जमा हो जाते हैं। अगर आपको बच्चों से प्यार हो तो जाइए। रमा तो यह चाहता ही था। झट झूले के पास जा पहुंचा। रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। झूले से इन सबों का पेट ही नहीं भरता। आइए जरा आप भी बेकार कीजिए, मैं तो थक गई। ये कहकर वो पक्के चबूतरे पर बैठ गई। रमा झोंके देने लगा। बच्चों ने नया आदमी देखा तो सब के सब अपनी बारी के लिए उतावले होने लगे। रतन के हाथों 2 बारियां आ चुकी थीं, पर यह कैसे हो सकता था कि कुछ लड़के तो तीसरी बार झूलें और बाकी बैठे मुंह ताके। 2 उतरते तो 4 झूले पर बैठ जाते। रमा को बच्चों से नाम मात्र को भी प्रेम न था, पर इस वक्त फंस गया था। क्या करता? आखिर आधा घंटे की बेगार के बाद उसका जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब की बात कैसे छेड़े? रतन तो झूले में इतनी मग्न थी मानो उसे रुपयों की सुध ही नहीं है। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, बाबूजी मैं बैठती हूँ, मुझे झुलाइए, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पेंग मारिए। रमा बचपन ही से झूले पर बैठते डरता था। एक बार मित्रों ने जबरदस्ती झूले पर बैठा दिया तो उसे चक्कर आने लगा, पर इस अनुरोध ने उसे झूले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी अयोग्यता कैसे प्रकट करे? रतन 2 बच्चों को लेकर बैठ गई और ये गीत गाने लगी। कदम की डरिया झूला पड़ गयो री, राधा रानी झूलन आई। रमा झूले पर खड़ा होकर पेंग मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे और दिल बैठा जाता था। जब झूला ऊपर से फिरता था तो उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई तरल वस्तु उसके वक्ष में चुभती चली जा रही है। और रतन लड़कियों के साथ गा रही थी, कदम की डरिया झूला पड़ गयो री, राधा रानी झूलन आई। एक क्षण के बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाइए साहब, आपसे तो झूला बढ़ता ही नहीं। रमा ने लज्जित होकर और जोर लगाया, पर झूला न बढ़ा। रमा के सिर में चक्कर आने लगा। रतन बोली, आपको पेंग मारना नहीं आता? कभी झूला नहीं झूले? रमा ने झिझकते हुए कहा, हाँ इधर तो वर्षों से नहीं बैठा। रतन बोली, तो आप इन बच्चों को संभाल कर बैठिए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस डाल से न छूले तो कहिएगा। रमा के प्राण सूख गए। बोला, आज तो बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊंगा। रतन बोली, अजी अभी क्या देर हो गई है, 10 भी नहीं बजे। घबराइए नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है, खूब झूल कर जाइएगा। कल जालपा को लाइएगा, हम दोनों झूलेंगे। रमा झूले पर से उतर आया तो उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था अब गिरा कि तब गिरा। वो लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और उस पर बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ दूर तक उसे कुछ होश न रहा। पांव आप ही आप पैडल घुमाते जाते थे। आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी। कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा। आज संकोच में पड़कर कैसी बाजी हाथ से खोई। वहां से चुपचाप अपना सा मुंह लिए लौट आया। क्यों उसके मुंह से आवाज नहीं निकली? रतन कुछ हवा तो थी नहीं जो उसे खा जाती। सहसा उसे याद आया, थैली में तो 800 रुपए थे। जालपा ने झुंझलाकर थैली की थैली उसके हवाले कर दी। शायद उसने भी गिना नहीं जरूर कहती। कहीं ऐसा न हो थैली किसी को दे दे या और रुपयों में मिला दे तो गजब ही हो जाए। कहीं का न रहूं। क्यों ना इसी वक्त चलकर बेशी रुपए मांग लाऊं, लेकिन देर बहुत हो गई है, सवेरे फिर आना पड़ेगा। अगर ये 200 रुपए मिल भी गए तब भी तो 500 रुपए की कमी रहेगी। उसका क्या प्रबंध होगा?
ईश्वर ही बेड़ा पार लगाए तो लग सकता है। सवेरे कुछ प्रबंध न हुआ तो क्या होगा, ये सोचकर वो कांप उठा। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब निराशा में भी हमें आशा होती है। रमा ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलूं, शायद दुकान पर मिल जाए, उसके हाथ पांव जोड़ूं, संभव है कुछ दया आ जाए। वो सर्राफे जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी। वो लौटा ही था कि चरणदास आता हुआ दिखाई दिया। रमा को देखते ही बोला, बाबूजी, आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया, कहिए रुपए कब तक मिलेंगे? रमा ने विनम्र भाव से कहा, अब बहुत जल्द मिलेंगे भाई, देर नहीं है। देखो गंगू के रुपए चुकाए हैं, अब की तुम्हारी बारी है। चरणदास बोला, वो सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपए न लिए होते तो हमारी तरह टापा करते। साल भर हो रहा है, रुपए सैकड़े का सूद भी रखिए तो 84 रुपए होते हैं। कल आकर हिसाब कर जाइए, सब नहीं तो आधा तिहाई कुछ तो दीजिए। लेते देते रहने से मालिक को ढाढ़स रहता है, कान में तेल डालकर बैठे रहने से तो उसे शंका होने लगती है कि इनकी नीयत खराब है। तो कल कब आइएगा? रमानाथ बोला, भाई कल मैं रुपए लेकर तो नहीं आ सकूंगा, यूं जब कहो तब चला आऊं। क्यों, इस वक्त अपने सेठ जी से 400-500 रुपयों का बंदोबस्त न कर दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी तो गर्म कर दूंगा। चरणदास ने कहा, कहाँ की बात लिए फिरते हो बाबूजी, सेठ जी एक कौड़ी तो देंगे नहीं। उन्होंने यही बहुत सलूक किया कि नालिश नहीं कर दी। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती हैं, क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? रमा ने झल्लाकर कहा, तुम्हारा देनदार मैं हूं, बड़े मुंशी नहीं है। मैं मर नहीं गया हूं, घर छोड़कर भागा नहीं जाता हूं, इतने अधीर क्यों हुए जाते हो? चरणदास बोला, साल भर हुआ एक कौड़ी नहीं मिली, अधीर ना हो तो क्या हो, कल कम से कम 200 की गिकर कर रखिएगा। रमानाथ ने कहा, मैंने कह दिया मेरे पास अभी रुपए नहीं है। चरणदास बोला, रोज गठरी काट काट कर रखते हो, उस पर कहते हो रुपए नहीं है। कल रुपए जुटा रखना, कल आदमी जाएगा जरूर। रमा ने उसका कोई जवाब न दिया, आगे बढ़ा। इधर आया था कि कुछ काम निकलेगा, उल्टे तकाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तकाजा न भेज दे, आग ही हो जाएगी। जालपा भी समझेगी कैसा लबाड़िया आदमी है। इस समय रमा की आंखों से आंसू तो न निकलते थे, पर उसका एक एक रोआ रो रहा था। जालपा से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी भारी भूल की। वो समझदार औरत है, अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है तो वो मुझे कभी उधार गहने न लेने देती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था। इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर मैंने क्यों किफायत से काम नहीं लिया? मुझे एक एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1000 से कम न हुई होगी। अगर किफायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपए जरूर अदा हो जाते। अगर यहाँ तो सिर पर शामत सवार थी, इसकी क्या जरूरत थी कि जालपा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज सैर करने जाती? सैकड़ों रुपए तो तांगे वाला ले गया होगा, मगर यहाँ तो उस पर रौब जमाने की पड़ी हुई थी। सारा बाजार जान जाए कि लाला निरे लफंगे हैं, पर अपनी स्त्री न जानने पाए। बाहरी बुद्धि। दरवाजे के लिए पर्दों की क्या जरूरत थी? 2 लैंप क्यों लाया? नई निवाड़ लेकर चारपाइयां क्यों बिनवाई? उसने रास्ते में ही उन खर्चों का हिसाब तैयार कर लिया जिन्हें उनके हैसियत के आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है उसे इसकी चिंता नहीं रहती कि वो क्या खाता है, कितना खाता है, कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे याद आती है कि कल मैंने पकौड़ियां खाई थी। विजय बहिर्मुखी होती है, पराजय अंतर्मुखी। जालपा ने पूछा, कहाँ चले गए थे, बड़ी देर लगा दी? रमानाथ बोला, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपए उठाकर दे दिए, उसमें 200 रुपए मेरे भी थे। जालपा बोली, तो मुझे क्या मालूम था, तुमने कहा भी तो न था। मगर उनके पास से रुपए कहीं जा नहीं सकते, वो आप ही भेज देंगी।
रमानाथ बोला, माना, पर सरकारी रकम तो कल दाखिल करनी पड़ेगी। जालपा बोली, कल मुझसे 200 रुपए ले लेना, मेरे पास हैं। रमा को विश्वास न आया, बोला, कहीं हो ना तुम्हारे पास, इतने रुपए कहाँ से आए? जालपा ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं तो 200 रुपए देने को कहती हूँ। रमा का चेहरा खिल उठा, कुछ कुछ आशा बंधी। 200 रुपए ये दे दे, 200 रुपए रतन से ले लूं, 100 रुपए मेरे पास हैं ही, तो कुल 300 की कमी रह जाएगी। मगर यही 300 रुपए कहाँ से आएंगे? ऐसा कोई नजर न आता था जिससे इतने रुपए मिलने की आशा की जा सके। हाँ, अगर रतन सब रुपए दे दे तो बिगड़ी बात बन जाए। आशा का यही एक आधार रह गया था। जब वो खाना खाकर लेटा तो जालपा ने कहा, आज किस सोच में पड़े हो? रमानाथ बोला, सोच किस बात का? क्या मैं उदास हूं? जालपा बोली, हाँ, किसी चिंता में पड़े हुए हो, मगर मुझसे बताते नहीं हो। रमानाथ बोला, ऐसी कोई बात होती तो तुमसे छिपाता। जालपा ने कहा, वाह, तुम अपने दिल की बात मुझसे क्यों कहोगे? ऋषियों की आज्ञा नहीं है। रमानाथ बोला, मैं उन ऋषियों के भक्तों में नहीं हूं। जालपा बोली, वो तो तब मालूम होता जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठ कर देखती। इस पर रमानाथ ने कहा, वहां तुम अपनी ही प्रतिमा देखती। रात को जालपा ने एक भयंकर स्वप्न देखा। वो चिल्ला पड़ी। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या है जालपा, क्या स्वप्न देख रही हो? जालपा ने इधर उधर घबराई हुई आंखों से देखकर कहा, बड़े संकट में जान पड़ी थी, न जाने कैसा सपना देख रही थी। रमानाथ बोला, क्या देखा? जालपा ने बताया। क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। देखती थी कि तुम्हें कई सिपाही पकड़े लिए जा रहे हैं। कितना भयंकर रूप था उनका। रमा का खून सूख गया। 2-4 दिन पहले इस स्वप्न को उसने हंसी में उड़ा दिया होता। इस समय वो अपने को सशंकित होने से न रोक सका, पर बाहर से हंसकर बोला, तुमने सिपाहियों से पूछा नहीं इन्हें क्यों पकड़े लिए जाते हो? जालपा ने कहा, तुम्हें हंसी सूझ रही है और मेरा हृदय कांप रहा है। थोड़ी देर के बाद रमा ने नींद में बकना शुरू किया, अम्मा, कह देता हूं, फिर मेरा मुंह ना देखोगी, मैं डूब मरूंगा। जालपा को अभी तक नींद न आई थी। भयभीत होकर उसने रमा को जोर से हिलाया और बोली, मुझे तो हंसते थे और खुद बकने लगे। सुनकर रोए खड़े हो गए। स्वप्न देखते थे क्या? रमा ने लज्जित होकर कहा, हाँ जी, न जाने क्या देख रहा था, कुछ याद नहीं। जालपा ने पूछा, अम्मा जी को क्यों धमका रहे थे? सच बताओ, क्या देखते थे? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, कुछ याद नहीं आता, यूं ही बकने लगा हूंगा। जालपा बोली, अच्छा तो करवट सोना, चित सोने से आदमी बकने लगता है। रमा करवट पौड़ गया, पर ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता और शंका दोनों आंखों में बैठी हुई निद्रा के आक्रमण से उनकी रक्षा कर रही है। जगते हुए 2 बज गए। सहसा जालपा उठ बैठी और सुराही से पानी उड़ेलती हुई बोली, बड़ी प्यास लगी थी, क्या तुम अभी तक जाग ही रहे हो? रमा बोला, हाँ जी, नींद चट गई है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास 200 रुपए कहाँ से आए, मुझे इसका आश्चर्य है। जालपा बोली, ये रुपए मैं मायके से लाई थी, कुछ विदाई में मिले थे, कुछ पहले से रखे थे। रमानाथ बोला, तब तो तुम रुपए जमा करने में बड़ी कुशल हो, यहाँ क्यों नहीं कुछ जमा किया? जालपा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पाकर अब रुपए की परवाह नहीं रही। रमानाथ बोला, अपने भाग्य को कोसती होगी। जालपा बोली, भाग्य को क्यों कोसूं? भाग्य को वो औरतें रोएं जिनका पति निखट्टू हो, शराबी हो, दुराचारी हो, रोगी हो, तानों से स्त्री को छेदता हो, बात बात पर बिगड़े। पुरुष मन का हो तो स्त्री उसके पास उपवास करके भी प्रसन्न रहेगी। रमा ने विनोद भाव से कहा, तो मैं तुम्हारे मन का हूं। जालपा ने प्रेम पूर्ण गर्व से कहा, मेरी जो आशा थी उससे तुम कहीं बढ़कर निकले।
मेरी 3 सहेलियां हैं। एक का भी पति ऐसा नहीं। एक एमए है पर सदा रोगी, दूसरा विद्वान भी है और धनी भी पर वैश्यागामी, तीसरा घर घुस्सू है और बिल्कुल निखट्टू। रमा का हृदय गदगद हो उठा। ऐसी प्रेम की मूर्ति और दया की देवी के साथ उसने कितना बड़ा विश्वासघात किया। इतना दुराव रखने पर भी जब इसे मुझसे इतना प्रेम है, तो मैं अगर उससे निष्कपट होकर रहता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय होता।